बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। चीन भारत की पूर्वी सीमा पर तो पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर साजिश रच रहा है। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की गिद्ध दृष्टि है, लेकिन अब भारतीय सेना के प्रोजेक्ट उद्धव ने चीन और पाकिस्तान की शैतानी जोड़ी को टेंशन में डाल दिया है। चीन और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारतीय सेना प्रोजेक्ट उद्धव के तहत महाभारत की युद्ध नीति का अध्ययन कर रही है और उसके अलावा मौर्यों और मराठाओं समेत कई वीर भारतीय साम्राज्यों की युद्ध नीति और कूटनीति को समझने की कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट उद्धव का मकसद है प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाना है और इन ग्रंथों से सीख लेकर भारतीय सेना अपनी रणनीति और युद्ध कौशल को विकसित करेगी। अब भारतीय सेना भी उस प्राचीन युद्ध नीति का सहारा लेकर चीन और पाकिस्तान को जंग के मैदान में परास्त करेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। चीन और पाकिस्तान को युद्ध क्षेत्र में परास्त करने के लिए भारतीय सेना ने प्राचीन युद्ध शास्त्र का सहारा लेने का फैसला किया है। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हराया था, जिस युद्ध कौशल और कूटनीति से मौर्यों ने नंद वंश का नाश किया था, जिस युद्ध नीति से मराठों ने मुगलों से लोहा लिया था, अब उसी युद्ध शास्त्र और कूटनीति से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान को परास्त करने की रणनीति बना रही है। भारतीय सेना प्राचीन ग्रंथों की मदद से राज कौशल, युद्ध कूटनीति और रणनीति को नए सिरे से देखने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट उद्धव को लॉन्च किया है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने इसकी जानकारी दी है कि प्रोजेक्ट उद्धव का मकसद है प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाना है। प्रोजेक्ट उद्धव के तहत धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जा रहा है। इससे भारतीय सेना ने महाभारत की महाकाव्य लड़ाई, मौर्य, गुप्त और मराठाओं की रणनीतिक प्रतिभा का भी पता लगाया है। इन ग्रंथों से सीख लेकर भारतीय सेना अपनी रणनीति और युद्ध कौशल विकसित करेगी। माना जाता है कि भारतीय संस्कृति, विरासत, सैन्य इतिहास, कूटनीति, रणनीति में भारत के पास अद्भुत खजाना छुपा हुआ है। इन सभी के बारे में जानने समझने के बाद ट्रेनिंग के दौरान क्लासरूम से लेकर फील्ड तक में लागू किया जाएगा। ये सभी अफसर और जवान की ट्रेनिंग का हिस्सा बनेगा। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने मंगलवार को कहा कि इसका उद्देश्य देश के ऐतिहासिक सैन्य ज्ञान से अपनी सेना को प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार करना है। भारतीय सेना उद्धव परियोजना के तहत महाभारत के युद्ध, प्रतिष्ठित सैन्य हस्तियों के वीरतापूर्ण कारनामों और शासन कला में भारत की समृद्ध विरासत के संबंध में खोज कर रही है। उद्धव परियोजना का उद्देश्य देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना है। उद्धव परियोजना का उद्घाटन पिछले साल किया गया था और इसके तहत वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों की गहराई से पड़ताल की जा रही है और इसने प्रख्यात भारतीय और पश्चिमी विद्वानों के बीच उल्लेखनीय बौद्धिक समानताओं का खुलासा किया है। सेना प्रमुख ने हिस्टोरिकल पैटर्न्स इन इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर यानी भारतीय स्मारक संस्कृति में ऐतिहासिक प्रणालियां सम्मेलन में ये टिप्पणियां की हैं। दरअसल भारत का इतिहास गवाह है कि यहाँ की युद्ध कौशल की वजह से बड़ी बड़ी विदेश ताकतें परास्त हुई हैं। विश्व विजेता सिकंदर भी भारत को परास्त नहीं कर सका और उसे भारत के उत्तर पश्चिम सीमा से वापस लौटना पड़ा था। अब भारतीय सेना भी उस तकनीक का सहारा लेकर चीन और पाकिस्तान को हार मानने के लिए मजबूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो चलिए इसे ही बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए कि किस तरह से महाभारत की युद्ध नीति के हिसाब से चीन और पाकिस्तान को परास्त किया जा सकता है, कितना महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट उद्धव, इससे क्या कुछ फायदा भारत को पहुंचेगा। तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम लेंगे। जयेश सोढ़ी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है जयेश सोढ़ी जी आपका इस कार्यक्रम में। संजीव श्रीवास्तव सामरिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, शुरुआत में आपसे करती हूँ और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि आखिर ये प्रोजेक्ट उद्धव है क्या और प्रोजेक्ट उद्धव को लेकर भारत सरकार इतना ज्यादा उत्साहित क्यों नजर आ रही है। क्यों उसे लगता है कि प्रोजेक्ट उद्धव के तहत वो चीन और पाकिस्तान को परास्त करने में वो कामयाबी हासिल कर सकती है जिसकी मंशा भारत सरकार रख रही है।
देखिए वक्ता जी, ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है इसे यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारी मिलिट्री का, हमारी सेना का एक बहुत ही पुराना और प्रतिष्ठित थिंक टैंक है और नई दिल्ली में स्थित है, इसके द्वारा ये जो स्टडी है, ये जो प्रोजेक्ट है वो कंडक्ट किया जा रहा है, और जिसमें कि हमारे देश के अनेक इतिहासकार, अनेक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, अनेक ऐसे विद्वान जो कि युद्ध कौशल और इतिहास के संबंध में गहरी जानकारी रखते हैं, वो अपने कंट्रीब्यूशन को इस प्रोजेक्ट उद्भव में दे रहे हैं। और इसके माध्यम से जाहिर है कि जो इसकी प्रोजेक्ट के बाद इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो बेहद अहम रिपोर्ट होगी। और जैसा कि आपने सवाल किया कि आखिर इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत ही विजनरी और एक गहराई की सोच रखने वाला प्रोजेक्ट है। इसका जो लक्ष्य सिर्फ चाइना और पाकिस्तान नहीं है, निसंदेह चाइना और पाकिस्तान इसके तात्कालिक और जो हमारे वर्तमान समय की जो एडवर्सरीज हैं वो तो अवश्य है ही, और उन चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के द्वारा जो भारत के विरुद्ध साजिशें रची जाती हैं उसको डील करने में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो लेसन्स होंगे वो बड़े ही कारगर साबित होंगे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य वक्ता जी ये है कि हमें यदि भारत को एक महाशक्ति के रूप में, एक विश्व शक्ति के रूप में उभरना है, तो हमें अपनी मिलिट्री पावर का, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का तो विकास करना ही है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को भी पहचानना होगा कि वास्तविक रूप से भारत क्या है, और भारत का जो शानदार इतिहास है, जो भारत की जो गहरी रणनीतिक जो सोच है, इसको भी हमें समझना होगा। भारत में जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, जिसको कहते हैं सामरिक संस्कृति, उसको हमें जो है उसका उद्भव करना होगा। जैसा कि इस प्रोजेक्ट का नाम भी है कि इसको उद्भव इसका कराना है। इसको भारत को की जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो विरासत है, जो हमारी जो एक सामरिक जो स्ट्रेटेजिक हमारी कल्चर रही है, जिसको कि कई बार विदेशों के अनेक विद्वानों के द्वारा ये इग्नोर किया जाता है। कई बार हमने देखा है कि विदेशों में अनेक ऐसे विद्वान हैं जो कि एक फेक नैरेटिव भारत के बारे में गढ़ते हैं कि भारत में तो कोई स्ट्रेटेजिक कल्चर था ही नहीं, और जो भी भारत की स्ट्रेटेजिक सोच आई वो विदेशी शक्तियों के, विदेशी सोच की वजह से आई, पश्चिमी सोच की वजह से आई। उस नैरेटिव को हमें काउंटर करना है। हमें भारत के नैरेटिव को, अपने नैरेटिव को, अपनी मूल जड़ों को, अपनी पहचान को जो है सामने लाना है, उसका उद्भव करना है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने रखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज, मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे, उसमें कौटिल्य किस तरह से सोचते थे, महाभारत में कैसी रणनीतियां बनाई गई, रामायण में किस तरीके की रणनीतिक सोच थी, मराठा, मौर्य काल, गुप्त काल, और जो भी भारत में अनेक आक्रांताओं के विरुद्ध भारत के शूरवीरों ने मध्यकाल में भी जिस तरीके की लड़ाइयां लड़ी, उसमें कौन सी रणनीति अपनाई गई। हमारे जो सिख भाइयों के द्वारा, सिख जो किंगडम थे उसके द्वारा किस तरीके की रणनीति अपनाई गई, उन्होंने किस तरीके से अनेक तरीके के विजय को हासिल किया। तो भारत में एक शानदार जो रणनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो विरासत है उसको हम कई बार भूल जाते हैं। और ये जो भारत को, जैसे कि मैंने कहा है कि एक महाशक्ति के रूप में यदि उभरना है तो हमें अपनी जड़ों को पहचानना होगा। देखिए कोई भी भवन, कोई भी, अगर आप एक एग्जाम्पल लें, कोई भी बड़ी बिल्डिंग तब तक नहीं वो बन सकती जब तक कि उसकी नींव मजबूत ना हो। कोई बड़ा वृक्ष तब तक आकार नहीं ले सकता जब तक उसकी जड़ें मजबूत ना हो। उसी तरीके से कोई राष्ट्र तब तक एक महाशक्ति बन करके नहीं उभर सकता जब तक कि वो अपनी जड़ों को ना पहचाने। यदि वो अपनी जड़ों को भूल जाएगा, अपनी जड़ों के ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो जाहिर है कि उसका जो विकास होगा, जो उसका निर्माण होगा, वो कमजोर होगा। इसी वजह से मेरा ये मानना है वक्ता जी, ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये शॉर्ट टर्म का भी नहीं, मीडियम टर्म का नहीं, एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। हमें अपनी जो सांस्कृतिक, रणनीतिक, ऐतिहासिक विरासत और उसकी महत्ता को समझना होगा। हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले के जो नेता थे, हमारे देश के जो रणनीतिक थिंकिंग रखने वाले, कौटिल्य जैसे, चाणक्य जैसे जो बड़े थिंकर्स थे, वो क्या सोचते थे, किस तरीके की रणनीतियों के आधार पर उन्होंने अनेक विजयों को हासिल किया था, वो सब हमें अपने व्यवहारिक जो हम वर्तमान में जो तहसीसें कर रहे हैं उसको लाना होगा। चाइना के बारे में एक बात मैं कहूंगा कि चाइना के जो वर्तमान जो शासक हैं, कम्युनिस्ट शासक हैं,
वो सुन्जू की फिलॉसफी से बहुत प्रभावित हैं। सुन्जू 12वीं 13वीं शताब्दी में हुए और उनकी जो किताब द आर्ट ऑफ वॉर को ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग फॉलो करते हैं। उसी तरीके से हमें चाणक्य क्या सोचते थे, कौटिल्य की क्या सोच थी, उनको भी हमें समझना होगा और उसको उसके आधार पर हम जो एक नए भारत का, विकसित भारत के निर्माण का जो हम एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उसको बनाने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। जय सोढ़ी जी, देखिए बहुत काम की बात जिस तरह से संजीव जी ने बताई है कि अब पुरानी युद्ध नीति का हम पुरानी युद्ध नीति की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से साफ कहा है कि भारतीय सेना प्रोजेक्ट उद्धव के तहत महाभारत की जो युद्ध नीति रही है उसका अध्ययन कर रही है, लेकिन अगर बात रक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो क्या लगता है प्रोजेक्ट उद्धव रक्षा के क्षेत्र में कितनी मजबूती ला सकता है, किस तरह से कारगर साबित हो सकता है भारतीय सेना को और कितनी मजबूती मिल सकती है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण साबित सेना के लिए हो सकता है, आपसे समझना चाहेंगे। वक्ता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 26 सितंबर 2019 को विख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीखना कभी बंद नहीं होता क्योंकि सीखना हमेशा जारी रहता है। तो भारतीय सेना की ये पहल बहुत अच्छी है कि हम अपने प्राचीन शास्त्रों से, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से हम कई वॉरफेयर के बारे में सीखेंगे। लेकिन वक्ता जी, हमें ये भी चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जो लड़ाइयां 2000 साल पहले हुई थी और जो लड़ाइयां आगे होगी उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो जहां हमें पहले की इन प्राचीन अच्छी शास्त्रों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन हमें आधुनिक टाइम की भी चीजें नहीं भूलनी चाहिए और एक संतुलन होना चाहिए प्राचीन के सीख में और वर्तमान में युद्ध कैसे लड़े जाएंगे या कैसे लड़े जा रहे हैं। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो कि चीनी सेना के 2 कर्नल ने लिखी और ये 17 जनवरी 1999 को प्रकाशित हुई थी। और इस किताब को अगर मैं एक लाइन में बयान करना चाहूँ, ये किताब ने बताया है कि वर्तमान समय में जो लड़ाइयां होंगी वो हर डोमेन में होंगी, हर स्फीयर में होंगी जो हम आज सोच भी नहीं सकते हैं। 2014 में चीन की सेना ने ऐलान किया था अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में कि वो दुनिया में किसी देश के साथ किसी कोने में सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार हैं और वो 6 डोमेन है जमीन, समुद्र, आसमान, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। आज हम 2024 में हैं। आज तक किसी और सेना ने, चीन के अलावा किसी और सेना ने ऐसा ऐलान नहीं किया है। अमेरिका ने भी आज तक ऐसा ऐलान नहीं किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय के युद्ध बिल्कुल बदल चुके हैं और हमें अगर चीन और पाकिस्तान को हराना है तो हमें आधुनिक समय के युद्ध के भी बारे में उतनी ही ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी जितने हमने प्राचीन किताबों में जो लिखी हुई है। मैं बस 1 मिनट और चाहूंगा। पिछले साल 7 अगस्त 2023 को पूर्व सेनाध्यक्ष जो जनरल MM नरावने, जो 1.5 साल पहले रिटायर हुए, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि 2 फ्रंट वॉर, यानी कि जब भी पाकिस्तान और चीन भारत पे हमला करेंगे भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष जो 1.5 साल पहले ही रिटायर हुए हैं और वो ऐसा लेख लिख रहे हैं तो उनकी बात में काफी दम है और ये सारी हमें चीजें सोच समझ के फिर हमें ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। बिल्कुल जय सोढ़ी जी। संजीव जी, देखिए जय सोढ़ी जी का कहना है कि प्राचीन किताबों से, प्राचीन शास्त्रों से, पुराने महाभारत रामायण से तमाम चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन आधुनिक तौर पर जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए, जिन जिन चीजों की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि एक नए भारत की तस्वीर की बात होती है, नए भारत की बात जब होती है तो आधुनिकता की भी बात होती है। ऐसे में क्या लगता है कहीं ना कहीं प्राचीन शास्त्रों के साथ साथ हमें आधुनिकता पर भी ध्यान देना होगा? देखिए, ये जो आधुनिकता और प्राचीन के बीच में कोई मतभेद वाला विषय नहीं है, बल्कि ये जो स्टडी है ये एक दूसरे की पूरक साबित होंगी। और भारत की जो सेना है आधुनिक सेना है। हम लगातार अपनी मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, CDS की अब एक व्यवस्था की गई है और जाहिर है कि अनेक तरीके के विश्व में जो एडवर्सरीज के द्वारा जो भी चैलेंजिंग स्थितियां प्रस्तुत की जा रही हैं उसको लेकर के भारत की सेना अपने आप को अधिक से अधिक मॉडर्नाइज कर रही है।
DRDO इस संदर्भ में शानदार कार्य कर रहा है और अनेक जो एडवांस वेपन सिस्टम्स हैं वो भारत अब स्वयं से निर्मित कर रहा है और जिस वेपन सिस्टम को अभी बनाने में अभी समय लगेगा उसे भारत एक्वायर कर रहा है। तो भारत जाहिर है कि अपने मिलिट्री पोस्चर को, अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत बना रहा है और मॉडर्नाइज भी होते जा रहे हैं हम। लेकिन जो प्रोजेक्ट है ये इसके जो लेसन्स हैं, जो भी इसके द्वारा हमें भारत की जो रणनीतिक सोच क्या थी उस संदर्भ में जो भी हमें वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेंगी, वो जब भारत के जो वर्तमान जो मिलिट्री लीडरशिप के पास आएंगी तो वो भारत की जो एग्जिस्टिंग जो रणनीतिक सोच है उसको कम्प्लीमेंट करने का कार्य करेंगी, उसका पूरक होंगी और उसे और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगी। और ये जो भारत की जो एक जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमें एक स्ट्रेटेजिक कल्चर को डेवलप करना है, उसे और अधिक से अधिक सशक्त और मजबूत बनाना है, उसकी दिशा में उठाया गया एक बेहद शानदार कदम है। और ये यानी कि संजीव जी मोटे तौर पर अगर समझें तो ये प्रोजेक्ट उद्धव सिर्फ और सिर्फ सेना को मजबूती देने के लिए, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मकसद है सिर्फ यही है कि सेना को किस तरह से हर क्षेत्र में, हर तरह से, हर परिपाटी पर कैसे मजबूत किया जाए। जी जी, निसंदेह ये सेना को मजबूत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना को आत्मविश्वास से भरेगा। सेना के अंदर जो एक हमारी अपनी जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक जो विरासत है, हमारे जो शूरवीरों ने किस तरीके से आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, सिकंदर कभी भी यहाँ पे जीत नहीं पाया। अनेक जो आक्रांताओं के ऊपर हमारे जो बहादुर मिलिट्री लीडर्स ने, जो कि हमारे इतिहास के हैं, उन्होंने विजय हासिल की। चाणक्य और जिनको कि हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को विजय दिलाने में कौन सी रणनीतियां अपनाई, अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या वैल्यूएबल इंसाइट्स दी हैं। उसी तरीके से हमारे जो मराठा वॉरियर्स थे, हमारे जो सिख वॉरियर्स थे, हमारे जो अन्य सदन अगर आप चले जाएं तो उसमें जो वॉरियर्स थे, मौर्य काल, गुप्त काल, और जितने भी एक जो शानदार भारत का जो इतिहास रहा है और एक रणनीतिक जो भारत की सोच क्या थी, उसको हमें सामने लाना होगा और उसके आधार पर जो उसकी जो एक वैल्यूएबल इनसाइट्स जो हमें मिलेंगी, वो हमारी वर्तमान मिलिट्री लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़े अच्छे एक सोर्स का कार्य करेंगी। और जब हम अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए और भारत के संपूर्ण विकास के लिए और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के हम आगे जब बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हम ये गर्व के साथ पूरे विश्व के साथ कह सकेंगे कि हमारी एक अपनी रणनीतिक सोच है, हमारी एक अपनी रणनीतिक विरासत है, हमारी एक अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत है, जो कि किसी से कम नहीं है। कोई ये दावा कह नहीं कर सकता कि भारत जो है वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न थिंकर्स के आधार पर अपना विकास कर रहा है। भारत अपनी सोच, अपने पर्सपेक्टिव, अपने नैरेटिव के आधार पर विकसित हो रहा है। तो ये जो वर्तमान विश्व में जिस तरीके से हमारे ऊपर कई बार नैरेटिव्स थोपे जाते हैं, उस नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए और अपना स्वयं का नैरेटिव डेवलप करने के लिए, अपनी स्वयं की सोच, अपनी स्वयं की जो पहचान, जिसको कि मैं कहूंगा कि बहुत गहरी पहचान है, और भारत की जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, रणनीतिक विरासत है, उसका कोई सानी नहीं है। वक्ता जी, मैं इस बारे में आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन को बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने इतनी बड़े कार्य को अपने हाथ में लिया है। उसके लिए मैं शुभकामना भी देता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरे भारत की मिलिट्री को ही नहीं, बल्कि हर एक भारतवासी को, हर एक भारतवर्ष के नागरिक को हमारी अपनी जो सांस्कृतिक समृद्ध कितनी विरासत है, इतनी एक रणनीतिक और ऐतिहासिक विरासत कितनी गहरी है, जब ये रिपोर्ट सामने आएगी और इसके बारे में अध्ययन और सामने आएंगे, तो हमें सभी को ये गर्व और आत्मविश्वास से भरेगा। हमारे एक एक सैनिक को ये बहुत बड़ा आत्मविश्वास देने जा रहा है। मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सोढ़ी साहब, देखिए तमाम पहलुओं को सामने रखा गया है, तो इसमें सिर्फ यही बात समझने वाली सामने आती है कि जिस तरह से सेना प्रमुख थे हमारे, उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की जो ऐतिहासिक सैन्य ज्ञान है उसे अपनी प्रगतिशीलता के लिए और आने वाले भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। वक्ता जी, 1982 तक जो भी या 2001 तक जो भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी, वो एक सैनिक डॉक्ट्रीन पे लड़ी जाती थी जिसका नाम था एयरलैंड
बैटल डॉक्ट्रिन जो कि 1982 में फॉर्मुलेट हुई थी। ठीक है। इस डॉक्ट्रिन के तहत दुनिया के सारे देश भारत मिला के लड़ाई को जनरली कैसे लड़ते थे कि जमीन पे आर्मी जाएगी और एयरफोर्स और नेवी उसका समर्थन करेगी विजय पाने के लिए। 2001 में अमेरिका ने डॉक्ट्रिन चेंज की और जिसमें पूरी दुनिया के देशों ने उसको अपनाना शुरू किया एक एक करके। उस डॉक्ट्रिन का नाम है फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन। फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन जो 2001 में गठित हुई, उसके तहत जो मैंने कुछ देर पहले 1999 की प्रकाशित किताब के बारे में बताया था, उसमें इस डॉक्ट्रिन में पूरा लिखा है कि जो आधुनिक समय में लड़ाइयां होंगी वो हर डोमेन में होंगी, सिर्फ जमीन पे ही नहीं होंगी, समुद्र में नहीं होंगी, वो हर डोमेन में होंगी, मीडिया में होंगी, साइबर पे होंगी, इंटरनेट पे होंगी, स्मार्टफोन पे होंगी। तो जो अब लड़ाइयां होंगी या हो रही हैं उसका जो डोमेन है वो फुल स्पेक्ट्रम है। जो भी हम सोच समझ सकते हैं वहां पे लड़ाई है। अगर हम सोचें कि भारत और चीन के बीच में आज के दिन में शांति है तो शांति ऊपर से दिखती है, लेकिन पीछे से चीन वार कर रहा है, हमारे साथ ट्रेड बढ़ा रहा है, हमें अपने आर्थिक चुंगल में फंसा रहा है। तो ये जो फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन है ये एक आधुनिक समय का ये डॉक्ट्रिन है। और पहले के प्राचीन हमारी जो ये ऐतिहासिक किताबें हैं इनको पढ़ के हम सबक और सीख जरूर ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया एक संतुलन मेंटेन करना होगा पहले की किताबों के सबक और सीख से और अब आधुनिक जमाने में जो लड़ाइयां हो रही हैं वो बिल्कुल अलग हो रही हैं। देखिए अलेक्जेंडर आज से कई हजार साल पहले आए, जब उन्होंने भारत पे हमला किया, ना साइबर डॉक्ट्रिन थी, ना स्पेस था, वो अपनी सेना लेके आए, उनके पास ना एयरफोर्स थी ना नेवी थी, लेकिन सब कुछ अब बदल चुका है। और जैसे मैंने पहले बताया अगर पूर्व सेना अध्यक्ष जो 1.5 साल पहले रिटायर हुए हैं वो एक लेख लिख रहे हैं पब्लिक डोमेन में, तो उस बात में बहुत गहराई है। और हम जो भी चेंजेस करेंगे या करने वाले हैं, हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि 2035 में एक 2 फ्रंट वॉर होनी है पाकिस्तान और चीन की भारत के ऊपर, जिसके सारी टाइमलाइंस दिखा रही है कि ये 2 फ्रंट वॉर 2035 में होगी। हमारे पास सिर्फ 11 साल का समय, हम 2024 में हम जो भी चेंज अभी हम कर रहे हैं हमें 2035 को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। मैं कहूंगा कि हम जो भी चेंज कर रहे हैं चाहे ये है चाहे सेंट्रल कमांड है, हमें 2035 के बाद करना चाहिए, क्योंकि 2035 के बाद सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। युद्ध के बादल अगर खत्म हो गए तो अच्छी बात है, अगर हो गए तो ऑलरेडी हमारी सेना सबसे अच्छी है। इस वक्त जब 11 साल बचे हैं एक 2 फ्रंट वॉर के लिए, इस वक्त इतने बड़े चेंजेस करना मेरे पर्सनल ओपिनियन में डिले करना चाहिए 2035 के बाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी, और सोढ़ी साहब आपका भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरे मामले को, प्रोजेक्ट सबको समझाने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।